कभी भी इसके लिए काम मत करना। यही वो चीज है जो लोगों को गरीब रखती है, जिसे हम कभी रुपया तो कभी पेसो, येन, युआन जैसे नामों से जानते हैं। उन्होंने कहा इसके लिए कभी काम मत करना। मैं इतना कहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपके एथिक्स और मॉरल्स हैं। ओके। मैं जो भी करता हूं वो इलीगल, अनएथिकल या इमोरल नहीं है जी। ये 3 चीजें मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज जो लड़ाई है वो रशिया, चाइना और अमेरिका के बीच है। बीच में है इंडिया। दुनिया इस तरह से बिखर रही है, हम वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। हे गाइस, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक खास इंसान के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं और जैसा आपने नोटिस किया होगा, मैं ज्यादा पॉडकास्ट नहीं करता, बट इनसे बात करने का मौका मैं छोड़ नहीं सकता था। और ये शख्सियत आज के मॉडर्न दुनिया में पर्सनल फाइनेंस के गॉडफादर साबित हुए हैं। ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी हैं। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मेरे चैनल पर आने के लिए एग्री किया। ऐसे इंसान से बात करना तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, जिन्होंने पर्सनल फाइनेंस सीखने की मेरी खुद की फाउंडेशन बनाई। आज के इस पॉडकास्ट को मैं तो सोच रहा था कि क्यों ना इसे 3 पार्ट्स में ब्रेक किया जाए, जिसके पहले पार्ट में हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में, जो आजकल फाइनेंस को इवॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। क्योंकि ग्लोबल पिक्चर पे क्या चल रहा है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जानना भी कि हमारा पैसा कहां लगना चाहिए ताकि बेहतर आरओआई मिल सके। दूसरी चीज जिस पे आज बात करना चाहूंगा वो है ड्युअलिटी, कि कैसे अमीर लोग पैसे के बारे में सोचते हैं वर्सेस कैसे राइजिंग मिडिल क्लास पैसे के बारे में सोचते हैं। क्योंकि पैसा कैसे काम करता है वो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इन्वेस्ट करने से पहले। और आखिर में हम बात करेंगे कि इंडिया की जो राइजिंग मिडिल क्लास है, मेरा मतलब है कि 25 से 35 इयर्स एज ग्रुप के लोग जो हैं, जो मेरे 2.1 मिलियन फॉलोअर्स में से मेजॉरिटी हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे वो अपना करियर प्लान करते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि कमाए हुए पैसे को कंट्रोल करना है, ना कि इसका उल्टा। तो चलिए आपके बारे में थोड़ी बात करते हुए शुरू करते हैं। इंडिया में ज्यादातर लोग आपको वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर के तौर पर जानते हैं। तो चलिए शुरुआत में इन सब चीजों पे थोड़ी बात की जाए कि आप असल में कौन हैं, बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई। हम बिल्कुल शुरू से शुरू कर सकते हैं, चाहे जहां से भी आपको रेलेवेंट लगे। असल में मैं ऐसा बच्चा था जिसे पैसा पसंद था और मैं इसे लेकर काफी क्यूरियस था। मेरा स्कूल एक अमीर बच्चों वाला स्कूल था, ज्यादातर वाइट बच्चे। ओके। हवाई में उन्हें हाउलीज कहते थे। क्या कहते हैं? हाउली। और वाइट पर्सन को हवायन। मुझे हाउली। ओके। वो अमीर थे और एशियंस गरीब थे। ओके। तो मैं सोचता रहता था कि एक रेस अमीर कैसे है जबकि दूसरी रेस गरीब। इंडिया में भी ऐसा ही है, यहां भी वही वाइट लोग, सारी जमीन और रिसोर्सेज उन्होंने ले लिए। बिल्कुल सही। और इसीलिए मुझे कुछ गड़बड़ लगी और लगा कि दिक्कत तो स्कूलिंग में थी। मैं तो टीचर्स से पूछता रहता था पैसे के बारे में कब सीखूंगा, और वो सिर्फ बकवास करते थे कि पैसे से प्यार सारी बुराई की जड़ है। मैं कहता था कि मुझे ये सब बेकार की बातें समझाना फौरन बंद करो, लेकिन वो उनका तरीका था मुझे अमीर बनने से रोकने का। बिल्कुल। इसके लिए मुझे तो ये तक कहते थे कि अगर मैं अमीर बनना चाहूंगा तो मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। मैं बस 10 साल का था और मैं तो कूलेट भी अच्छे से पी नहीं पाता था, एक ड्रिंक भी अच्छे से पी नहीं पाता था, लेकिन कहते थे स्कूल जाके मेहनत करके अमीरों को और अमीर बनाओ। तो ऐसे ये सब शुरू हुआ। मैं अपने पुअर डैड से पूछता रहता था कि पैसे के बारे में कैसे सीखूं। वो कहते थे नहीं पता, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर्स गरीब होते हैं। राइट। क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो मुझे स्टूपिड लगता है। तो उन्होंने कहा अपने बेस्ट फ्रेंड के फादर से ही पूछ लो। उनका मतलब था माइक के फादर से। मैंने पूछा उनसे क्यों? उन्होंने कहा वो अमीर आदमी बनेगा। वो अमीर क्यों बनेगा? तो इस पर मेरे पुअर डैड ने कहा माइक के फादर एक एंटरप्रेन्योर हैं। मैंने पूछा आप क्या हैं? मैं सिर्फ 10 साल का था ना। वो बोले मैं एम्प्लॉई हूं। तो मैंने पूछा दोनों में क्या डिफरेंस है, एंटरप्रेन्योर में और एम्प्लॉई में? तो मेरे पुअर डैड ने कहा एक एंटरप्रेन्योर को पैसों के बारे में जानना होता है। तो मैंने पूछा और आप जैसे एम्प्लॉयज क्या करते हैं? मेरे पास जॉब है। फिर वो सब रिकॉल होने लगा। स्कूल जाओ, फिर कोई जॉब पाओ, बस एक जॉब,
सिर्फ एक जॉब। स्कूल ने मुझसे झूठ बोला। मैंने कहा मुझे जॉब नहीं चाहिए। और ऐसे ही सब शुरू हुआ। जब मैं 10 साल का था, मैंने अपने रिच डैड से पढ़ना शुरू किया। तब मैं 10 साल का था, बाइसिकल से उनके ऑफिस जाता था। वो होटल चलाते थे और मैं वहीं फ्री में काम करता था। कूड़ा उठाने का काम और भी बहुत से छोटे मोटे काम। रिच डैड ने कभी पे नहीं किया। वो कहते थे अगर पे करूंगा तो तुम एक एम्प्लॉई की तरह सोचोगे। मेरे डैड पैसों के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा हाँ, इसीलिए तुम्हारे डैड पुअर हैं। उन्होंने कहा कभी भी इसके लिए काम मत करना। यही वो चीज है जो लोगों को गरीब रखती है, जिसे हम कभी रुपया तो कभी पेसो, येन, युआन जैसे नामों से जानते हैं। उन्होंने कहा इसके लिए कभी काम मत करना। तो कुछ इस तरह से यह सब शुरू हुआ। पर 10 साल की उम्र में मैं बहुत कंफ्यूज था। तो रिच डैड के लिए काम करना पड़ा और फिर सब चीजें समझ आने लगी। जैसे मैं फ्री में काम करता था, वो मेरे साथ मोनोपोली खेलते थे। मैंने पूछा मैं मोनोपोली क्यों खेल रहा हूं? तो इस पर उन्होंने कहा मोनोपोली खेल रहे हैं ताकि तुम अमीर बनना सीखो। तो मैं मोनोपोली खेलकर घर गया। मेरे पुअर डैड ने पूछा दिन भर क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे? नहीं, मोनोपोली खेल रहा था। व्हाट? टाइम वेस्ट मत करो, अपना होमवर्क करो। होमवर्क नहीं करोगे तो अच्छे ग्रेड्स, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो रहा था। और फिर से एक दिन मैंने अपने रिच डैड से पूछा कि मोनोपोली क्यों खेल रहा हूं? उन्होंने कहा वो प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, वो मेरे असली ग्रीन हाउसेस हैं। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा मैं रियल लाइफ में इन्हीं से मोनोपोली खेलता हूं। मैंने फिर पूछा क्या? उन्होंने बोला मैं रियल लाइफ में मोनोपोली खेलता हूं, क्योंकि वो भी कभी स्कूल नहीं गए। ओके। वो मोनोपोली खेलते थे। तो बेसिकली मोनोपोली का आइडिया ये है, मोनोपोली जीतने का तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा हाउसेस बनाओ और फिर उन्हें दे दो। नहीं, आपने गलत समझा। तो फिर क्या है? मोनोपोली का रूल है कि हमें ग्रीन हाउसेस से रेड होटल्स को ट्रेड करना है डेट का यूज करके। राइट। जो भी स्कूल टीचर्स सिखाएंगे ये सब कुछ उसके ऑपोजिट है। मेरे पुअर डैड हमेशा डेट से दूर रहने कहते थे और रिच डैड डेट यूज करने। ध्यान से देखना, सब कुछ ऑपोजिट ही है। और इसीलिए ज्यादातर स्कूल टीचर्स की मैं नहीं सुनता। आप बताओ, आप तो शायद हार्वर्ड या येल गए ना? आप देखोगे कि अमेरिका के सबसे बड़े क्रुक्स तो प्रोफेसर्स हैं। आपने बेन बर्नांकी का नाम सुना होगा, जो यूएस फेडरल रिजर्व में बैंक चीफ था। उसने पूरे देश को लूटा और उसने प्रिंसटन से पीएचडी की डिग्री ली थी। जहां तक मुझे याद है वो तो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के वन ऑफ द की प्लेयर्स रह चुके हैं ना? वो बेल आउट वाला आदमी था। ओके। उसने सिर्फ अमीरों को ही बेल आउट नहीं किया, उसने कई यूरोपियन और एशियन कंट्रीज को भी बेल आउट किया। वो लोग अमीरों को बेल आउट करते रहे, बिल्कुल, और गरीब मिडिल क्लास को मरने छोड़ दिया। मैं कॉलेज प्रोफेसर्स पर ट्रस्ट नहीं करता, वो बस डिग्री वाले गरीब लोग हैं। बिग डील। आपने वर्ल्ड ऑर्डर में क्या होता है इस पर बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई। तो पिछले फाइनेंशियल क्राइसिस से लेकर जो हम अभी आज के टाइम पे देख रहे हैं, क्या आप वर्ल्ड ऑर्डर में कोई चेंजेस होते देख पा रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि जल्द ही कोई क्रैश आने वाला है? दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके मैक्रो पिक्चर पर आपके क्या थॉट्स हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अभी की दुनिया में सबसे बड़ा चेंज, जैसे कि हाल ही में अगस्त 23 में ब्रिक्स मीटिंग हुई थी। राइट। साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। जी। तो ये वेस्ट और ईस्ट के बीच एक स्प्लिट है। ओके? अगर हम देखें तो पूरे वेस्ट में अप्रोक्सीमेटली 1.2 बिलियन लोग हैं जो डॉलर यूज करते हैं। राइट। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, असल में रशिया और चाइना 3.8 बिलियन को कंट्रोल करते हैं। तो अब ये लड़ाई असल में ईस्ट और वेस्ट के बीच है। आपके 1.2 बिलियन इन वेस्ट का मतलब क्या नॉर्थ अमेरिका और यूरोप है? आमतौर पर हाँ। तो वो टोटल 1.2 बिलियन है? हाँ, अप्रोक्सीमेटली। ओके। पॉइंट ये है कि मैं इंडिया में होकर खुश इसलिए हूं क्योंकि BRI इंडिया बीच में है, फिर चाइना, साउथ अफ्रीका। आपका स्कूल सिस्टम ही प्रॉब्लम है। ज्यादातर स्कूल टीचर्स मार्क्सिस्ट हैं। प्लीज बताइए मार्क्सिस्ट क्या है? वो टैक्सेशन को मानते हैं। सॉरी? वो टैक्सेशन में बिलीव करते हैं और मैं टैक्सेस पे नहीं करता। कैपिटलिस्ट टैक्स नहीं देते। सच में? हम डेट यूज करते हैं, बट हम इनमें से किसी चीज के लिए पे नहीं करते। ये मेरे दोस्त हैं, डोनाल्ड ट्रंप,
ये एक कैपिटलिस्ट हैं। राइट। लोग इन्हें हेट करते हैं बट वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। हम कैपिटलिस्ट हैं, हम मार्क्सिस्ट नहीं हैं। ओबामा मार्क्सिस्ट है। ओके। और ये आदमी बाइडेन, इससे ज्यादा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। रियली? बाइडेन ने अमेरिका और पूरी दुनिया को हिस्ट्री में किसी भी दूसरे प्रेसिडेंट से कई गुना ज्यादा डैमेज पहुंचाया है, और वो ओबामा के ही इशारों पे काम करता है। ओबामा अभी भी बाइडेन के थ्रू ऑफिस में है तो बाइडेन का सबसे पहला काम क्या था, आपको पता है? प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। उसने कनाडा और अमेरिका के बीच वाली कीस्टोन पाइपलाइन हटा दी। ट्रंप तो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। हम ऑयल बेच रहे थे। ओके। मेरे पास ऑयल वेल्स हैं, बिल्कुल मिस्टर टाटा की तरह। हमारे पास टेक्सास, लुजियाना, नॉर्थ डकोटा में ऑयल वेल्स हैं। तो ट्रंप के दौरान हम ऑयल को $30 पर बैरल पे बेच रहे थे। बाइडेन के ऑफिस संभालते ही ऑयल $30 अ बैरल से बढ़ के $130 अ बैरल हो गया, और सबको पता चल गया कि वो कम्युनिस्ट क्या कर रहा था। वो ऑयल को इतना महंगा कर रहा था जिससे मिडिल क्लास तबाह हो जाए। तो आज अमेरिका में मैं गरीब मिडिल क्लास लोगों को पंप पर गैस भरते हुए देखता हूं, वो अपने बच्चों को खाना तक नहीं खिला सकते। और इस पर ये जो बाइडेन कहता है कि ये सब तो पुतिन की गलती है। रियली? मतलब कुछ भी। और अमेरिकन इतने स्टूपिड हैं कि वो इस पर बिलीव करते हैं। लेकिन बाइडेन, जैसा मैंने कहा, बस ओबामा का थर्ड टर्म है प्रेसिडेंट के तौर पर। और जब ये सब होते हुए देखता हूं, मेरा मूड खराब हो जाता है। तो इंडिया अभी इस वक्त इन सब चीजों के बिल्कुल बीच में है, और ये एक बड़ा शिफ्ट है। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये रशिया चाइना वर्सेस अमेरिका और यूरोप है। और बेसिकली अगर ये गोल्ड पर डिपेंडेंसी बनाते हैं तो अमेरिकन डॉलर बर्बाद हो जाएगा अगर गोल्ड पे जाते हैं। अगर चाइनीज शिफ्ट करते हैं, पर मुझे नहीं लगता वो करेंगे। चाइनीज थ्रेटन कर रहे हैं कि वो युआन को गोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। ओके, गोल्ड से जोड़ रहे हैं। हाँ, और अगर वो ऐसा करते हैं, यूएस डॉलर कोलैप्स हो जाएगा। राइट। ये कचरा है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका। राइट। मेरा मतलब है जिस तरह की प्रिंटिंग वो पिछले 1 या 2 सालों से कर रहे हैं इकोनॉमी में एक्सेसिव कैश लाने की, आपको क्या लगता है क्या होगा अगर वो इन्फ्लेशन के लिहाज से ऐसा करना कंटिन्यू रखते हैं? तब तो हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है, फिर अनफॉर्चुनेटली वॉर। और इसीलिए हर बार मैं इंडिया आकर खुश होता हूं। आप लोगों ने अभी चांद पर इंसान भेजा है। इंडिया के बारे में एक और अच्छी बात यह है कि आपके लोग बहुत पीसफुल लोग हैं। मैं जब भी यहां आता हूं, मुझे लगता है प्लैनेट अर्थ पर मैं ही सबसे बुरा आदमी हूं। इंडियंस इतने काइंड, इतने नाइस, इतने पेशेंट हैं कि मजा आ जाता है। और वैसे देखें तो हजारों सब कम्युनिटीज हैं इंडिया के अंदर, और किसी तरह हम बस साथ मिलकर काम करते हैं एक ही जगह पर। तो आपने चांद पर स्पेसशिप भेजा, और भी बहुत कुछ हुआ, और फिर BRICS, आप बीच में हैं। तो बस केयरफुल रहना कि आप किसका पैसा यूज करते हैं, डॉलर या युआन। तो इसीलिए मैं कहता आ रहा हूं कि ये कमोडिटीज हैं, सिल्वर एंड गोल्ड। राइट। ये आज के टाइम पर लगभग $35 का है। ओके। और इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। हाउ मच इज दैट? ये $35 है। $35? और ये लगभग 2000। ओके, क्या वो असली है? नहीं, ये फेक है, और ये असली है, सिल्वर। लेकिन फिर भी एक कैपिटलिस्ट होने के नाते मेरे पास गोल्ड माइंस हैं और मेरे पास सिल्वर माइंस हैं। ओके। तो अगर डॉलर क्रैश होता है, मैं अमीर ही रहूंगा। राइट। और ऐसा बार बार होता है। अब ऐसा होने वाला है। आपको क्या लगता है कब होगा? ये अभी हो ही रहा है अमेरिका में। अमेरिका अभी डिप्रेशन में जा रहा है। यहां मैंने कहा कि ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का ग्रुप है। लेकिन रशिया चाइना वर्सेस अमेरिका, ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी लड़ाई है जो आज हमारे सामने चल रही है, और डॉलर इस लड़ाई को हारने वाला है। रिच डैड पुअर डैड में मैंने कहा था कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए करता हूं। मैं डॉलर सेव नहीं करता। ओके। मैं रियल एस्टेट खरीदने के लिए डेट यूज करता हूं। मैं लीगली कोई टैक्स पे नहीं करता। अच्छा। मैंने गोल्ड और सिल्वर सेव किया, और बचपन से ही मैं इतना गोल्ड और सिल्वर सेव कर रहा हूं। अब मेरे पास अमेरिका की रिचेस्ट गोल्ड माइन है। कौन सी? इसे ट्रिक्सी कहते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर हम इसे OCD कॉर्प के नाम से जानते हैं। ओके। तो मैं सिर्फ असली पैसे के लिए काम करता हूं, जो कि गोल्ड एंड सिल्वर है।
तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं असल में समझना चाहता था, आज रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतने सारे एसेट क्लासेस अवेलेबल हैं, चाहे वो कैश जितना ही सिंपल हो जैसा कि आपने बताया, फिर गोल्ड और सिल्वर जैसी कमोडिटीज भी, और फिर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसीज, इतने सारे ऑप्शंस। तो मुझसे यह सवाल कई बार पूछा जाता है कि मैं अपना ज्यादातर पैसा कहां रखता हूं। तो आपके अकॉर्डिंग वो कौन सा एसेट क्लास है जिस पर आप आने वाले कुछ डेकेड्स में अच्छे से भरोसा कर सकते हैं? ये अच्छा सवाल है, बट आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है वो ये है। जी हाँ, यहां बिल्कुल आपके दो कानों के बीच की जगह। और जिस चीज से मैं खुश हूं वो ये है कि आप जैसे यंग मैन, यंग वुमेन पॉडकास्ट करते हैं, और पॉडकास्ट पर बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। उन कॉलेज प्रोफेसर्स को सुनने से तो बेहतर है। जिसे पैसे के बारे में सीखना है वो क्यों मेरे फादर जैसे पुअर डैड की सुनेगा? राइट। फालतू बातें। आजकल तो यूजुअली मैं देखता हूं कि पॉडकास्ट पर कुछ बहुत से स्मार्ट और यंग लोग आ रहे हैं। मैं यहां से सिंगापुर फ्लाई कर रहा था, तो मैं जिम रॉजर्स से मिला। जिम रॉजर्स दुनिया के स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर्स में से एक हैं। ओके। ज्यादातर लोग उन्हें नहीं जानते। वो एक अमेरिकन है जो सिंगापुर में रहते हैं। बट मैं कुछ बताना चाहूंगा। वो शायद मुझे ये कहने के लिए मार डालेंगे, बट वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। उनके पार्टनर जॉर्ज सोरोस थे। सोरोस आज के सबसे बड़े कम्युनिस्ट हैं। तो उनका पैसा, पावर एंड पॉलिटिक्स लिटरली कुछ भी नहीं बदलता। वो वही है ना जो एक दिन में $1 बिलियन बनाने के लिए फेमस थे? उन्होंने तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को पूरी तरह से क्रश करके रख दिया था। सिर्फ दो यंग लोग, जी, सबसे स्मार्ट लोग। तो मेरा लेसन आप सभी यंग इंडियंस के लिए, ये अच्छी बात है कि इंडियंस बहुत स्मार्ट होते हैं। मेरे पहचान के लोग, डॉक्टर्स, सभी इंडियंस हैं और बहुत स्मार्ट लोग हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आई थिंक अब तो रिजल्ट्स भी आ गए हैं कि दुनिया के सभी टॉप सीईओज में से लगभग 40-50% इंडियंस हैं। सच में? जी बिल्कुल। तो ये नेचुरली आपके जेनेटिक्स में है, आपकी रेस में भी, अगर हम कंपेयर करें दूसरी रेसेस से, जिनके बारे में मैं नहीं कहूंगा। कुछ रेसेस उतनी स्मार्ट नहीं होती। शायद मैं रेसिस्ट साउंड करूं। जापानीज उतने स्मार्ट नहीं है। सच में? सही सुना आपने। आई मीन वो रोबोटिक्स के पायनियर्स जैसे हैं। मुझे हमेशा लगता था कि वो सुपर स्मार्ट लोग हैं, और वो तो स्मार्ट दिखते भी हैं, और मैंने देखा है वो तो बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। सबसे बड़ा डेटर नेशन, अकेला देश जो सबसे ज्यादा कर्ज में फंसा है, अमेरिका से भी ज्यादा। ओके। लेकिन असल में बात यह है कि लोग तो इस चीज के साथ गेम्स खेल रहे हैं। बताइए मैं कहां से बोरो करता हूं? बैंक से? जापान से। ओके। जापान के लोग बेवकूफ हैं। वो पैसा सेव करते हैं। मैं अमेरिकन हूं, मैं डेट यूज करता हूं। मैं उनकी सेविंग्स बोरो करता हूं। मैंने सुना है कि जापान में सेविंग्स रेट नेगेटिव है, ताकि लोगों को इन्वेस्टिंग के लिए मोटिवेट कर सके। क्या ये सच है? जापानीज का पर कैपिटा सेविंग्स रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। ओके। जापानीज पैसा सेव करने में बिलीव करते हैं। वो भले लोग हैं, बट फाइनेंशियली उतने स्मार्ट नहीं है। टोयोटाज, होंडाज और भी बहुत से। जी। तो इंडिया जैसे देश में अभी अगर आप टीनेजर्स को देखें, मेरा मतलब 15 से 20 इयर्स ऑफ एज के टीनेजर्स, तो इस उम्र में हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे होते हैं कि फोकस करो डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनने पर, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में तो यही ऑप्शन सबसे सेफ रूट लगता है लाइफ सिक्योर करने का। बट जो चीज मुझे कंफ्यूज करती है वो ये है कि इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं उन लोगों के जिन्होंने बहुत सा पैसा कमाया। मान लीजिए आप इंडिया में कोई हाई अर्निंग पर्सन है जो लगभग साल का $30,000-40,000 कमा लेते हैं, वर्सेस मान लीजिए कोई जिसने इंडिया में लॉटरी जीती हो, तो वो सारे के सारे, चाहे कोई भी हो, सब आखिर में अनस्टेबल हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इंडिया में एक पॉपुलर शो है कौन बनेगा करोड़पति, जो हु विल बी अ मिलियनेयर का कॉपी है। पूछे गए सवालों के बेसिस पे वो जीतते हैं। मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोग जिन्होंने उस शो पे लगभग $1 मिलियन बनाए, वो आज बैंकरप्ट हैं। इसका मतलब हमें सिर्फ पैसा कमाना सिखाया जाता है, बट स्कूल्स हमें कभी उस पैसे को मैनेज करना नहीं सिखाते। आपको क्यों लगता है कि पूरी दुनिया में यही सिचुएशन है, यूएस जैसे प्रॉस्परस देश में भी? तो ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या सच में चीजें बदल रही हैं? अगर आप देखें, स्टैटिस्टिक्स सब क्लियर करती है। तो मान लीजिए आपके पास एक आदमी है, वो एंटरप्रेन्योर बनता है, बहुत पैसे कमाता है। ओके। सेकंड जनरेशन में अपने बच्चों को भी सिखाता है, तो दूसरी जनरेशन भी उस पैसे को एंजॉय करती है। बिल्कुल। और थर्ड जनरेशन तक पैसा खत्म, क्योंकि वो नॉलेज पास ऑन नहीं करते, सिर्फ पैसा पास ऑन करते हैं।
मैं आजकल इतने लोगों से मिलता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि वो सेकंड हैं या थर्ड जनरेशन है। बिल्कुल सुंदर लोग, गुंची जैसे ब्रांड्स के कपड़े पहने हुए, महंगे प्रीमियम कार्स में। सेकंड जनरेशन। हाँ, सेकंड जनरेशन, लेकिन स्मार्ट नहीं। जी। बहुत आसान है, एक नजर इस पे भी डालिए। मैंने ये किताब लिखी है, हु स्टोल माई पेंशन। ये आज के अमेरिका की हालत है। अमेरिका में स्टॉक मार्केट को पेंशन्स ही फ्लोट करती हैं। यहां भी ऐसा ही है। ओके। और वॉल स्ट्रीट पेंशन्स चुरा लेती है। क्या आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं पेंशन सिस्टम स्टॉक मार्केट को कैसे फ्लोट करता है? प्लीज एक्सप्लेन। तो ये सब लोग जो स्कूल जाते हैं, जॉब करते हैं और पैसा सेव करते हैं, स्टॉक मार्केट, स्टॉक बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स। मैं ये सब नहीं करता। मैं आपको करने से रोक नहीं रहा, बट मुझे जरूरत नहीं है। ओके। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। एम्प्लॉयज को पैसा सेव करना पड़ता है, डेट से बाहर निकलना, घर खरीदना और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे मेरे पुअर डैड। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। मैं खरीदता हूं सोने की खान। मुझे गोल्ड मिल गया। ज्यादातर एम्प्लॉयज गोल्ड माइन नहीं खरीद सकते। मैं सिल्वर माइन खरीदता हूं। मैं रियल एस्टेट खरीदता हूं। मैं होटल्स खरीदता हूं। मैं एक कैपिटलिस्ट हूं। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। तो ये लर्निंग्स हमें स्कूल में क्यों नहीं सिखाते? वो ये टॉपिक क्यों स्किप करते हैं? आपको क्या लगता है? इसे कॉलेज प्रोफेशनल्स चलाते हैं, जैसे मेरे पुअर डैड। उन्हें इंपॉर्टेंट नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, उनके पास तो जॉब है, बट आपके लिए क्या वैल्यूएबल है? मैं अपने फ्रेंड्स से बात करता हूं। मेरे कुछ फ्रेंड्स को बच्चे चाहिए। कुछ लोग बच्चे नहीं चाहते। ओके, तो अगर बच्चे चाहिए तो बच्चे पैदा करो। आपको बच्चे नहीं चाहिए तो बच्चे मत करो। आपको अमीर बनना है तो एम्प्लॉय मत बनो। अमीर बनना है तो एंटरप्रेन्योर बनो। ये तो चॉइस है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अमेरिका दुनिया का सबसे गरीब देश बनने जा रहा है। अभी से ही आप देखेंगे कि सबसे बड़ा क्रैश हो रहा है, अभी इसी वक्त। तो ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग पिछले डेकेड तक यूएस माइग्रेट कर रहे थे। वो सोचते थे वही लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है उनका ग्रेट अमेरिकन ड्रीम परस्यू करने के लिए। लेकिन पिछले 2 इयर्स में काफी लोग बड़ी तादाद में वापस आ रहे हैं, वापस इंडिया, क्योंकि वहीं उन्हें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट है। मैंने नहीं सोचा था ये इतनी जल्दी होगा मेरी लाइफ टाइम में। तो आप स्मार्ट यंग मैन हो। देखिए क्या होता है, मैं जहां भी जाता हूं, मैं बचपन से दुनिया घूम रहा हूं। मैं हमेशा स्लम्स में जाता हूं। तो इस बार मैं मुंबई के स्लम्स में गया और मैं लोगों से बात कर रहा होता हूं। पर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि अमेरिका में वैसे स्लम्स कभी नहीं थे, और आज अमेरिका में हर जगह स्लम्स हैं। सच? हाँ, मेरी सबसे अच्छी रियल एस्टेट में से एक पोर्टलैंड ओरेगॉन में है, क्योंकि उसे कम्युनिस्ट चलाते हैं। ज्यादातर स्कूल टीचर्स कम्युनिस्ट हैं। ये मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। उन्हें नहीं पता, वो अच्छे लोग हैं। मुझे लगता है वो सही चीज कर रहे हैं। तो पोर्टलैंड ओरेगॉन में मैंने बहुत बड़ा अपार्टमेंट हाउस खरीदा, और मेरे फ्रेंड्स और मैंने उसे कॉन्डोमिनियम में कन्वर्ट कर दिया। और हमने सोचा, हमने पैसा कमाया, पर नहीं, हम लोग नहीं ला पाए। हम वहां लोगों को ला नहीं सके, क्योंकि ओरेगॉन की गवर्नमेंट ने होमलेस लोगों को घर बनाने की इजाजत दे दी हमारी प्रॉपर्टी के अराउंड। तो टेनेंट्स प्रॉपर्टी तक आ नहीं पा रहे थे। सैन फ्रांसिस्को की हालत खराब हो गई, वॉशिंगटन की भी, और न्यूयॉर्क भी डूबेगा। एंड मुंबई के स्लम्स पूरे अमेरिका में फैल रहे हैं। आपको जाकर देखना चाहिए सैन फ्रांसिस्को। मेरे हिसाब से अमेरिका का सबसे खूबसूरत शहर हुआ करता था। मैंने सैन फ्रांसिस्को में भी काफी काम किया है। आप सड़कों पर चल नहीं सकते, वो मुंबई के स्लम्स जैसा है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो इंडिया में हो रही है। बिल्डर्स स्लम्स को हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो उनसे कह रहे हैं कि मैंने पास में ही आपके लिए एक अपार्टमेंट बनाया है, स्लम्स खाली करो और यहां रहो, जब तक मैं यहां बिल्डिंग बनाता हूं ताकि आप उसमें रह सकें। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं, इन्हें ये अपार्टमेंट फ्री में मिला और ये किसी और को रेंट पे देंगे और स्लम्स में ही रहेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो मुंबई स्लम्स में हो रहा है। यही चीज चाइना में हुई। चाइनीज डेवलपर्स अंदर जाते थे और ये हाई राइजेस बनाते थे, पर पूरा नहीं करते थे, पैसा चुराकर भाग जाते।
चाइना इस वक्त फाइनेंशियली बड़ी मुश्किल में है। तो अब जब हम देख रहे हैं कि फॉर्मल वर्ल्ड की इकोनॉमी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको लगता है कि क्रिप्टो वापस आएगा? क्योंकि मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा है जहां आपने मेंशन किया था कि अगर दुनिया क्रैश होती है, अगर हमारे सामने इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, तो बिटकॉइन का प्राइस $1,000,000 जाएगा। आपको लगता है ऐसा जल्द होगा? हाँ, हो सकता है। मेरे पास भी बिटकॉइन है। मेरे पास ज्यादा नहीं, बस 60 है। आपके पास कितने बिटकॉइंस हैं? कितने बिटकॉइंस हैं? मैंने बताया 60। 60 बिटकॉइंस। हाँ, ज्यादा नहीं। ये तो बहुत है, लेकिन ठीक है। मैंने खरीदे हैं, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अच्छा नहीं हूं। लेकिन हाँ, मैं इन्वेस्टमेंट कोर्सेस लेता हूं। मैं बिटकॉइन को ये करते हुए देख रहा था, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। ये 2009 की बात है। ये 20,000 पर था। 2009 से मॉनिटर कर रहे हैं? हाँ, इन्वेस्टर्स यही करते हैं। हाँ। हम स्कूल टीचर्स की तरह नासमझ लोग नहीं है। ये 20,000 पर पहुंचा, फिर 1 पर क्रैश हो गया। मैं सुन्न हो गया। मैंने इंतजार किया, फिर इसने 6 हिट किया, तो मैंने 60 खरीदे 6,000 में। तो अब ये करीब 1.5 है, ज्यादा नहीं। आपको उस टाइम कैसे पता चला जब वो क्रैश होकर 6,000 पर आया कि आपको और खरीदने हैं? किस चीज ने कॉन्फिडेंस दिया कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा? क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट कोर्सेज लेता हूं। उसे फंडामेंटल इन्वेस्टिंग और टेक्निकल ट्रेडिंग कहते हैं। टेक्निकल, ज्यादातर इन्वेस्टर्स टेक्निकल होते हैं। वो मार्केट को ऊपर नीचे जाते हुए देखते हैं। वो ऑप्शंस यूज करते हैं, वो शॉर्ट्स यूज करते हैं। ये सारी चीज। वॉरेन बफे टेक्निकल नहीं है। वॉरेन बफे फंडामेंटल है। जॉर्ज सोरोस टेक्निकल हैं। आपको जानना होगा कि आप कैसे इन्वेस्टर हैं। ये फाइनेंशियल एजुकेशन है। मैं ये सारे कॉइन्स लेता हूं, देखता हूं ये 60 पर पहुंचा, फिर निकाल लेता हूं। जब 60,000 पहुंचा तो निकाल लिया? मैंने बस 60 खरीदे। ओके। आपको ग्रीडी नहीं बनना है। लेकिन क्या आपने कैश आउट किया जब बूम आया? मैंने नहीं बेचा। आपने नहीं बेचा? मैं नहीं बेचता। समझ गया। मैं सिर्फ खरीदता हूं। आप अभी भी इस पर बुलिश हैं कि यह मौजूदा स्तर से ऊपर जाएगा? मैं थोड़ा वरीड हूं, पर मुझे ये मेरा बहुत प्रेशियस गिफ्ट यहां मिला। आपको पता है, एक यंग वुमन ने इसी जगह से मुझे ये गिफ्ट दिया। मुझे ये बहुत पसंद है। ये रिच डैड पोर डैड है जिस पे बिटकॉइन बना है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है। वो है, ये फेक है। हर कोई जो काम करता है डॉलर्स के लिए, येन पैसा, रुपी, ये सब फेक है। ना समझ लोग इसके लिए काम करते हैं। ठीक है, वही हमें मिलता है, लेकिन उसे वैसे ही मत रखो, उसे कहीं और लगाओ। खैर, ये तो फेक है। तो जब उन्होंने मुझे ये दिया तो मैं खुश था, क्योंकि मुझे बिटकॉइन पसंद है। क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन है, ये अपनी इंटेग्रिटी और शेप बनाए रखता है। तो मुझे ये लेकर बहुत खुशी हुई। बिटकॉइन के साथ जो प्रॉब्लम है, ये मेरी वार्निंग है सभी क्रिप्टो गाइस के लिए। आप लोग फेडरल गवर्नमेंट से पंगा ले रहे हैं। इसका अंजाम क्या होगा, कैसा होगा? मैं बताता हूं। अमेरिका ने बस इसी साल पहले ही कह दिया है, वो लोग एक CBDC लाने वाले हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आप लोग टेक के बारे में मुझसे ज्यादा जानते होंगे। एंड इंडिया भी कुछ इसी तरह का लेकर आया है। जिस पल वो CBDC पर जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा ये गिर सकता है, क्योंकि वो इस चीज को बिजनेस से बाहर कर देंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही, लेकिन मैं फिर भी टिका रहता हूं। ये सच में दिक्कत है। लेकिन ये एडॉप्शन पर भी तो डिपेंड करेगा। ये भगवान का पैसा है। बिटकॉइन लोगों का पैसा है। ये फेक मनी है, और आप सबको इसी के लिए काम करना सिखाया गया है। ये सिर्फ एक पेपर है। मैं इससे सफाई करता हूं। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब लंबे टाइम तक पेपर मनी गोल्ड और सिल्वर से जुड़ा हुआ था। तब तक तो उधर डॉलर था और गोल्ड था, लेकिन जब से उन्होंने इसे फिएट बना दिया, और जब वो बस प्रिंट कर सकते थे जितना चाहें, तब प्रॉब्लम शुरू हुई, राइट? हाँ, ये फेक है। और मैंने आपको ये इसीलिए दिखाया था क्योंकि ये शुरू हुआ 1974 में, नहीं 1971 में। निक्सन, ये मैक्रो है। निक्सन ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया, तो 1971 में डॉलर फेक हो गया। फिर ये पेट्रो डॉलर बन गया। कौन सा डॉलर? पेट्रो, कॉल्ड ऑयल डॉलर। ओके। तो अगर आपको पता हो, मेरे पास ऑयल वेल्स हैं, मेरे पास ऑयल स्टॉक्स नहीं है। मुझे सिर्फ ऑयल वेल्स पसंद है। तो
निक्सन ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया और ये वाला फेक बन गया। लेकिन इकोनॉमी में बूम आया, रियल एस्टेट में बूम आया, क्योंकि वो इससे काफी तेजी से प्रिंट कर रहे थे। जब भी अमेरिका मुश्किल में पड़ता था वो इसे प्रिंट करते थे। क्या आप समझा सकते हैं जब गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करती है तो क्या होता है, इसका असर किस पर कैसे पड़ता है? इन्फ्लेशन होता है। तो अभी अमेरिका में मुझे यकीन है यहां भी बहुत से लोग अब खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, करेक्ट। अमेरिका में होमलेस लोग, उनमें से कुछ ड्रग्स लेते हैं, जाहिर सी बात है। लोग घर अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडिया में भी बिल्कुल यही सिचुएशन है। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ पेपर है। हमारे स्कूल टीचर्स हमें ये कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे स्कूल टीचर्स मार्क्सिस्ट्स होते हैं। वो अच्छे लोग हैं। क्या आप बता सकते हैं मार्क्सिस्ट का क्या मतलब है? टैक्सेस, मतलब सबसे पैसा लेकर इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना। और फिर टैक्स। राइट। मैं कोई टैक्स नहीं देता, तो एक कैपिटलिस्ट जानता है कि डेट कैसे यूज करना है। राइट। और कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि मेरी बात सुनो, ये डॉलर डेट का एक फंक्शन है। ये एग्जिस्टेंस में सिर्फ तभी आता है जब किसी को पैसा बोरो करना पड़ता है, ठीक है? ये अब एग्जिस्ट नहीं करता है। ये 1971 के बाद से डेट है। तो 1974 में ये पेट्रो डॉलर बन गया। तो मैंने ऑयल में बहुत पैसा कमाया, मैंने स्टैंडर्ड ऑयल के लिए काम किया। और फिर उसके बाद ये हुआ कि इन सब में इकोनॉमी बढ़ती रही और फिर उन्होंने बेबी बूम जनरेशन का सारा पैसा उनकी पेंशन्स में डालना शुरू कर दिया। ये पेंशन्स वॉल स्ट्रीट ने चुरा ली थी। ये खाली है। अब देखना अगले कुछ सालों में आपको स्टेट्स से और भी सुनने को मिलेगा हमारी पेंशन्स खाली हैं। लेकिन और क्या हुआ था कि मेरी एज के लोग, आमतौर पर जो बेबी बूमर्स है, उन्होंने पेंशन्स में इतना पैसा डाला कि स्टॉक मार्केट ब्लो अप हो गई, स्टॉक मार्केट उछल गई, हाउसिंग प्राइसेस बढ़ गए, बॉन्ड मार्केट उछल गई। अब ये सब नीचे आने वाला है। ये मेरी प्रिडिक्शन है। आई होप मैं गलत हूं। तो ये डेकेड से हो रहा है। मैंने ज्यादा टाइम इसकी स्टडी में निकाला है। जब मैं 10 साल का था मैं सोचता मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे स्कूल टीचर मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पढ़ाते, मेरे डैड हमेशा क्यों कहते थे स्कूल जाओ, जॉब करो, मेहनत करो, टैक्सेस भरो, पैसे बचाओ, पर ऐसा क्यों करें? मेरे रिच डैड कहते हैं वो ऐसा नहीं करते। तो मेरा यहां एक इंटरेस्टिंग सवाल था, इसे गवर्नमेंट के नजरिए से देखते हुए। बाय द वे, आपके सवाल बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। तो 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, राइट? एक तरीका यह है देखने का, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो देश चला रहा है, सभी इंडिविजुअल्स की हैप्पीनेस इंश्योर करना एंड वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा तरीका है हर कोई बराबर नहीं है, विनर सब कुछ लेता है। और जो हमने पिछले डेकेड में देखा है वो ये है कि वेल्थ इनकम इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई है। मैंने इंटरेस्टिंग स्टैट देखा, वो ये था कि करीब 50 साल पहले दुनिया के टॉप 1% लोग दुनिया की अराउंड 6 से 7% वेल्थ कंट्रोल करते थे, और आज तो टॉप 1% लोग दुनिया की 20 से 25% वेल्थ कंट्रोल करते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या वो सस्टेनेबल है, और अगर वो इनकम डिस्पैरिटी बढ़ती ही रहेगी तो क्या दुनिया आखिर में वॉर के कारण कोलैप्स हो जाएगी? हमेशा ऐसे ही होता है। एक चीज है पेरेटोस प्रिंसिपल, ये 80-20 रूल है। जैसे कि 80% लोग गरीब हैं और 20% अमीर हैं। एक और रूल है पर मुझे उसका नाम नहीं पता, वो है 90-10। अमेरिका में 10% अमेरिकन्स के पास सब कुछ है। गैप इसलिए है क्योंकि हमारे स्कूल हमें इसके लिए काम करना सिखाते हैं। स्कूल जाओ, जॉब करो, बस मेहनत करो, टैक्सेस भरो और पैसे बचाओ, एक घर खरीदो और उसके बाद अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाओ। मैं इनमें से कुछ नहीं करता। मैं एंटरप्रेन्योर हूं। मैं मिस्टर टाटा जैसा बनना चाहूंगा जो स्टॉक मार्केट ओन करते हैं। तो आपने यहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक टच किया, घर खरीदना, और ये मेरे हिसाब से एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। और जब भी मैं इसके बारे में बात करता हूं हमेशा लोग इससे डिसएग्री करते हैं, क्योंकि ये हमारे दिमाग में गहराई तक बसा हुआ है कि घर खरीदना अमेरिकन ड्रीम है जब यूएस की बात आती है, और इंडिया में ये ऐसा है कि घर खरीदने का मतलब है कि फाइनली आपकी लाइफ सॉर्टेड है, लाइफ सेट है। बट मैं इससे डिफर करता हूं। मुझे लगता है कि अगर आप उस घर को खरीदने को प्रायोरिटाइज करते हैं जिसमें आप रहते हैं अपनी लाइफ में बहुत जल्दी, क्योंकि इंडिया में आपकी शादी नहीं हो सकती अगर आपका अपना घर नहीं है, क्योंकि लड़की पूछेगी, उसका परिवार पूछेगा कि ठीक है क्या इसका अपना खुद का घर है, और उस प्रेशर की वजह से यंग इंडियन मेल्स अपने मिड 20s में घर खरीद रहे हैं और 20 से 30 साल से ज्यादा के होम लोन में फंस रहे हैं।
जिससे वो एक तरह से अगले 20-30 साल तक 9 to 5 जॉब करने के लिए बंद जाते हैं, जिसमें वो कोई रिस्क नहीं ले सकते। तुम समझ गए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि घर खरीदने के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्योंकि इंडियंस को कन्विंस करना मुश्किल है और मुझे बहुत बैकलैश मिलता है जब मैं कहता हूं कि अभी घर मत खरीदो, उस परचेस को डिले करो, उन एसेट्स पे फोकस करो जो आपको ज्यादा पैसे दें। बट दे डिसएग्री। मुझे भी यही झेलना पड़ता है क्योंकि मेरे पास अभी 15,000 घर है। 15,000 घर? ओके, जो आप देते हैं फॉर रेंट। ओके। घर खरीदने में कुछ बुरा नहीं, बस मैं उसे खरीदने के लिए डेट यूज करता हूं और मैं कोई टैक्सेस नहीं देता। ये कोई घर नहीं है, ये कोई स्टॉक नहीं है और ये कोई बॉन्ड भी नहीं है, ये ईटीएफ नहीं है, ये आपके दिमाग में है। तो मैं डेट को यूज करना और कोई टैक्स ना देना ज्यादा पसंद करूंगा। क्या आप समझा सकते हैं बिना इसके घर कैसे लेते हैं? कैपिटलिज्म। हम डेट यूज करते हैं और टैक्स नहीं देते। मैं यही सिखाता हूं। क्या आप ऑडियंस के लिए सिंपल शब्दों में इसका मैकेनिक्स समझा सकते हैं? 1971 में ये डेट बन गया। ये बनाने का सिर्फ एक तरीका है। अगर किसी को पैसा बोरो करना है, क्रेडिट कार्ड में देखो, आपके क्रेडिट कार्ड में कोई पैसा नहीं है, कहीं कोई पैसा नहीं है। जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं पैसा बनता है। और यूएस डॉलर डेट है, रुपी भी डेट है, युआन भी डेट है, पैसा या येन भी डेट है। उन्हें लोग चाहिए जो पैसा बोरो करें। मैं बैंक जाता हूं और कहता हूं कि मैं $20 मिलियन बोरो करना चाहता हूं। मुझे भारी टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं क्योंकि मैं पैसा बना रहा हूं। क्रेडिट कार्ड यूज करने पे कुछ नहीं मिलता। ये सब बस यहां है। आपका सबसे बड़ा एसेट इस और इसके बीच है। ये है वो। एंड इसीलिए मेरे पास कैश फ्लो बोर्ड गेम है, ज्यादा नहीं। बोर्ड गेम आपको कैपिटलिस्ट की तरह सोचना सिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। कैश फ्लो। तो मैंने एक किताब लिखी, रिच डैड पुअर डैड। इसमें सब अकाउंटिंग के बारे में है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जो आपने अभी कहा वो करने के लिए आपको डेट लेना है, घर खरीदने हैं और फिर रेंट पर देना है। लेकिन पहले वो आपके दिमाग में होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ना समझ की तरह बाहर मत भागो। ओके। लेकिन इंडिया जैसे देश में इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रेंटल यील्ड बोरो करने की कॉस्ट से बहुत कम है। बट यूएस में इसका उल्टा है, राइट? जैसे कि जो रेंटल यील्ड की बात हुई। नहीं पता, मुझे इसके बारे में नहीं पता। अमेरिका का हर शहर अलग है, सभी लॉज अलग हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहां आऊंगा, अकाउंटेंट और अटर्नी हायर करूंगा और फिर मैं आपके मार्केट इवैल्यूएट करूंगा। फिर देखूंगा कि खरीदूं या नहीं। जैसे कैलिफोर्निया में मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ओके। क्योंकि वो कम्युनिस्ट स्टेट है। न्यूयॉर्क सिटी में भी नहीं है, कम्युनिस्ट। लेकिन एरिजोना और टेक्सास में मेरी प्रॉपर्टी है। लॉज अलग हैं, तो आपको पता होने चाहिए। आप बेवकूफ नहीं बन सकते। यस, करेक्ट। मोस्टली लोग यही गलती करते हैं। जैसे कि मेरे पास बहुत से डिफरेंट लोग आते हैं, वो कहते हैं मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है और इसमें लिखा है कि आपको घर खरीदने हैं और रेंट पर देने हैं। इंडिया। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा आपका घर एसेट नहीं है। यस, घर एसेट नहीं है। एंड जब आप चूक जाते हैं, इसे कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। इस शब्द की डेफिनेशन क्या है? अगर ये मेरी पॉकेट में पैसा डालता है, ये एक एसेट है। अगर मेरा घर मेरी जेब से पैसा निकाल रहा है, तो ये एक लाइबिलिटी है। इसका रियल एस्टेट से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादातर लोग इसे कंफ्यूज करते हैं कि मैं घर खरीदूंगा और मैं सिर्फ उसमें रहूंगा, और वो लाइबिलिटी बन जाता है और लोगों को मुश्किल होती है ये डाइजेस्ट करने में। क्योंकि वो उससे एक घर आगे नहीं जाते। हाँ, वो नहीं कर सकते। वो तो बस गरीब मिडिल क्लास किसानों की तरह सोचते हैं। मेरा मतलब उन्होंने वो घर खरीदने में 30 साल लगा दिए। वो अगला घर कैसे अफोर्ड करेंगे, और फिर उन्हें अपने रिटायरमेंट, अपने बच्चों की एजुकेशन, शादी, घर की चिंता करनी पड़ती है। तो इसमें जीतने का कोई रास्ता नहीं है। आप देखिए, हर कोई बस आसान जवाब चाहता है। वो लॉटरी जीतना चाहते हैं, सॉकर स्टार बनना चाहते हैं, बॉलीवुड स्टार बनना चाहते हैं, पर वो 10 साल में कंगाल हो जाते हैं। अब मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता हूं, ठीक है? हम पैसे की बात कर रहे हैं, ये वो पैसा, अमीर कैसे बने। लेकिन मुझे लगता है कि एक खुशहाल जीवन के 3 पिलर्स हैं। वो है मनी, हेल्थ और रिलेशनशिप्स। तो मैं आपसे पूछना चाहता था, जो इस प्लैनेट पे लगभग 80 साल जी चुका है, आप उन्हें कैसे रैंक करेंगे? 3 पिलर्स ऑफ लाइफ, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप्स। आप उन्हें कैसे रैंक करेंगे खुशहाल जीवन के लिए? क्यों आपको उन्हें रैंक क्यों करना है? ताकि प्रायोरिटी पता चल जाए। वो सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको रैंक करना हो तो? पैसा। ओके,
अगर पैसा संभल जाए तो बाकी सब आसान है। अमेरिका में कहते हैं बिना पैसे के लड़की नहीं मिलती। लेकिन हेल्थ का क्या? है? हेल्थ। हेल्थ एक्सपेंसिव है, काफी एक्सपेंसिव है। हाँ करेक्ट। तो मनी पहले आता है और फिर हेल्थ और फिर। अगर मुझे चुनना हो, अगर मैंने पैसा संभाल लिया तो मैंने बाकी सब संभाल लिया। लेकिन अगर मैं गरीब हूं तो बिना पैसे के लड़की नहीं मिलती और हेल्थ भी नहीं मिलती, अनहैप्पीनेस हो सकती है। मैं पूरी दुनिया में घूमता हूं, मेरा अपना प्राइवेट जेट है, मैं ज्यादा खुश हूं। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर लाइन में खड़ा होता हूं तो मैं खुश नहीं होता। व्हाट आई मीन। मेरे पास लियर 60 है, मैं बस उस पर चढ़ जाता हूं। तो वो क्या है? लियर 60 प्राइवेट जेट है। मैं अगला G4 खरीद रहा हूं, गल्फ स्ट्रीम 4। जब आपके पास पैसा होता है तो आप जो चाहें खरीद सकते हैं। हाँ। मैं इतना जरूर कहूंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एथिक्स और मॉरल्स। ठीक है। मैं जो भी करता हूं वो इलीगल, अनएथिकल या इमोरल नहीं है। ओके। वो 3 चीजें मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों ने मुझे चीट किया है, मेरे पैसे चुराए हैं पार्टनर्स और इन सब ने। वो इलीगल, अनएथिकल, इमोरल है, वो मेरे लिए पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पैसा कमाने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं। ट्रू। इंटरेस्टिंग। तो मैंने ये भी सुना कि वो वाला इंटरेस्टिंग टॉपिक जहां आपने कहा कि अमीर टैक्सेस नहीं देते, डेट यूज करते हैं। मैंने इलॉन मस्क के बारे में कहानी पढ़ी। डेट यूज करो, टैक्स मत दो। हाँ वो। क्योंकि यही डेट है। राइट। यही डेट है। वो स्टॉक ऑप्शन से डेट उठाते हैं, फिर वो पैसा यूज करते हैं अपने खर्चों के लिए। ओके। तो एलॉन मस्क ने टैक्स ब्रेक्स भी यूज किए हैं। उन्होंने टैक्स ब्रेक्स कैसे इस्तेमाल किए? अब क्या ही बताऊं। मैंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ESBI। ओके। ई मतलब एम्प्लॉय, स्कूल जाओ, जॉब ढूंढो टीचर्स की तरह। एस का मतलब है स्मार्ट लोग, जैसे डॉक्टर, लॉयर, मतलब डॉक्टर बनो या लॉयर बनो। राइट। इंडिया में एम्प्लॉयज 40% टैक्स पे करते हैं, एस 60% पे करते हैं, और बी का मतलब है बिग बिजनेस जो 20% टैक्स पे करते हैं, और आई मतलब इनसाइडर। मैं सिर्फ अंदर से इन्वेस्ट करता हूं, मैं आउटसाइड से इन्वेस्ट नहीं करता लीगली। ओके। तो इलॉन मस्क बी और आई हैं और मैं बी और आई हूं, और मेरे 500 एम्प्लॉयज हैं और मैं सारी डील्स सेट करता हूं। और इंडिया में मेरी एक गोल्ड माइन है। क्या आप गैस करना चाहेंगे मैं उससे कितने पैसे कमाता हूं? जरा अमाउंट गैस कीजिए। आप ही बता दीजिए। 0। क्योंकि मैं इनसाइडर हूं और मैंने डील सेट की। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। बी और आई, मस्क बी और आई हैं, और स्टीव जॉब्स ई बी और आई हैं, और टाटा बिग बी और आई हैं। राइट। ये एक माइंडसेट है। ये मेरी बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट पे। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा है तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी पढ़िए। ओके। और अगर आपका मन हो तो कैश फ्लो गेम ऑनलाइन जाकर खेलें, सीखें कि कैश कैसे फ्लो करता है। ये सब कैश फ्लो ही है। ओके। तो इनसाइडर का क्या मतलब है और वो एग्जैक्टली करते क्या हैं? मैं डील सेट करता हूं और मैं इसमें माहिर हूं। लेकिन डील सेट करने में आप पैसे कैसे कमाते हैं? आप मजाक कर रहे हैं। नहीं, बस जानना है कि करते कैसे हैं। आपको सच में नहीं पता है? जी नहीं, प्लीज बताइए। क्या आपको लगता है कि मिस्टर टाटा बर्तन धोकर पैसे कमाते हैं? नहीं। ऑफ कोर्स नहीं। वो डील सेट करते हैं। उनके पास कोई डील लाता है, वो मैनेजमेंट टीम को सेट करते हैं और वो फाइनेंसिंग सेट करते हैं और काम बन जाता है। और मैं पूरे दिन यही करता रहता हूं। मैं ऐसे बिजनेसेस को सेट करता हूं जो पैसा बनाते हैं। और उसमें ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं होती क्योंकि सिस्टम सेट होते हैं। अक्सर लोग MBA वालों को हायर करते हैं। मैंने भी कुछ MBA वालों को हायर किया है जो कि बेवकूफ हैं। ओके। लोगों को जो पेचेक चाहिए मैं उन्हें वो सारे पेचेक देता हूं। मैं बिजनेसेस बनाता हूं, रियल एस्टेट बनाता हूं, और मेरे सारे दोस्त भी यही करते हैं। तो आज आपके पास कितने बिजनेसेस होंगे? काफी सारे हैं, मुझे तो याद भी नहीं। ओके। मैं एक बिजनेस शुरू करता हूं और फिर उससे आगे बढ़ जाता हूं, बिल्कुल टाटा की तरह। मैं उनके ट्रक्स और सब चीजों पे टाटा लिखा देखता हूं। जी। तो क्या वो अपने ट्रक पे टाटा का लोगो खुद लगाते होंगे? वही बात है। ओके। तो आपको क्या लगता है अगर मैं टाइम में पीछे जाऊं, लिटरली टाइम में पीछे नहीं, मेरा मतलब है कि मान लीजिए आज आप 20 साल के इंसान हैं और 0 से शुरू कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे और अपनी लाइफ के अगले 10 साल कैसे प्लान करेंगे? ये ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपनी लाइफ की उसी स्टेज पे हैं, मतलब वो अपने अर्ली 20s में हैं और ये सब शुरू करने ही वाले हैं। तो इस दुनिया में वो आप जैसे आखिर कैसे बन सकते हैं? आपको पढ़ाई करनी होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं भी कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करता हूँ, आप मेरे फ्रेंड से पूछ सकते हैं। कॉन्स्टेंटली पढ़ते हैं? कॉन्स्टेंटली। हर रोज? जी हाँ, हर दिन, सारे दिन। ओके। मैं इस बारे में बुक्स पढ़ रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड से भी इस बारे में बात करता हूँ। मैं कोई जॉब नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। इसीलिए एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, दूसरी बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और तीसरी बुक है रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग। इनमें सब कुछ है, आप वो पढ़िए। और मैंने कैश फ्लो बोर्ड गेम भी बनाया है। ओके। और अगर आप कैश फ्लो बोर्ड गेम खेलते हैं, ये एक तरह से स्कूल जाने से भी बेहतर है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में है। और मेरे बैंकर्स ने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मेरे ग्रेड्स क्या थे। बैंकर्स ने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं किस कॉलेज में था। बैंकर्स सिर्फ मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहते हैं। मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही मेरा रिपोर्ट कार्ड है। जब मैं बड़ा हुआ, ज्यादातर कॉलेज प्रोफेसर्स तो कभी बड़े ही नहीं होते। वो छोटे बच्चों की तरह बार बार बोलते हैं कि मेरे पास पीएचडी की डिग्री है, मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो जब 2008 में मार्केट्स क्रैश हुए तो मैंने $300 मिलियन बोरो किए, क्योंकि सारा रियल एस्टेट क्रैश हो गया था। तो मैंने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिया और बैंक्स को दिखाया। कितने पैसे चाहिए, उन्होंने पूछा। टैक्स फ्री पैसे। तो हमने लगभग $1 बिलियन का रियल एस्टेट खरीदा, क्योंकि वो क्रैश हो गया था। तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूं जब मैं लोगों से कहता हूं कि मार्केट क्रैश हो रहा है। ओके। क्योंकि सब कुछ सेल पे होता है। ये वैसा ही है जैसे फरारी कहे कि हम अपनी कार्स को हाफ प्राइस पर दे रहे हैं, और लोग कहें कि हम फरारी के लिए हाफ प्राइस नहीं देंगे। इतने स्टूपिड होते हैं कुछ लोग। वो एक सॉकर प्लेयर हो सकते हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं, और फेरारी के लिए फुल प्राइस देना चाहते हैं। मैं कहूंगा कि ये बहुत स्टूपिड है। बेवकूफ आदमी के पास अच्छी कार। आपको इसे सिखाना होगा, राइट? बिल्कुल। तो आप उसे कैसे फीड करते हैं? आपके नॉलेज के सोर्सेज क्या हैं? पढ़ाई। अच्छा बताइए, आपके पास कितने फ्रेंड्स हैं जो कि बिलियनर्स हैं? मतलब? कितने दोस्त बिलियनर्स हैं? मेरे पास ऐसे 2 दोस्त हैं। 2 बिलियनर्स US डॉलर्स में? जी हाँ। तो उनके साथ हैंग आउट करिए। जी हाँ, आजकल मैं ऐसा करता हूं। मैंने 6 महीने पहले ही शुरू किया था। ओके। सभी तो नहीं, लेकिन मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स बिलियनर थे। और मेरे एक फ्रेंड ने अमेरिका में एक स्कूल सिस्टम शुरू किया था, और फिर उसने अपने बिजनेस को 1.1 बिलियन में बेच दिया। फिर रियल एस्टेट वालों में से एक ने उसे $2 बिलियन में बेचा। हम सब कैपिटलिस्ट्स हैं। हम कैपिटलिस्ट्स हैं। हम सब इकोनॉमिस्ट्स नहीं हैं, राइट? हम प्रोफेसर्स नहीं हैं। मेरे पास कॉलेज डिग्री नहीं है, मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स के पास भी नहीं है। राइट। पैसे कैसे काम करते हैं इसकी समझ है, और लेवरेज करने की नहीं। मतलब मैं कभी सॉकर नहीं खेलता। ओके। मैं रग्बी प्लेयर हूं। वो गेम ढूंढो जो आपको खेलना है। ओके। सॉकर मतलब, और रग्बी प्लेयर। तो वो गेम ढूंढो जो आप खेलना चाहते हो। आप करंटली कौन से गेम्स खेल रहे हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। वो तो एक हुआ, राइट? लाइक उसके अंदर भी तो कई मल्टीपल साइड्स हैं। मेरे लिए सिर्फ वही है। मैं एक कैपिटलिस्ट हूं। तो आप सिर्फ उसमें वेंचर करेंगे जिसमें आपको लगेगा कि अपॉर्चुनिटी है। मैं कैपिटलिस्ट हूं। अपॉर्चुनिटी तो हर जगह अवेलेबल है। मुझे याद है, मैं एक बार स्टेज पे कह रहा था, मुंबई के स्लम्स में एक बच्चा अगर एक सेल फोन लेके खड़ा हो, जी, वो बिलियनर बन सकता है, अगर ये पहले उसके दिमाग में हो तो। सेल फोन आपको पूरी दुनिया में पावर देता है, इससे ज्यादा पावरफुल टूल नहीं है। जी, डायरेक्ट कनेक्शन। लेकिन अगर आपका ब्रेन ही ना समझ या पुअर है, अगर आपका ब्रेन पुअर है तो सेल फोन भी पुअर होगा। मतलब आपका काम है खुद को एजुकेट करना। स्कूल्स आपके लिए ये नहीं करने वाले। जी बिल्कुल। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के अलावा आप और भी बहुत सारी दूसरी स्किल्स के बारे में भी बात करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके फ्रेंड्स कौन हैं? क्या वो गरीब हैं? तो फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ। समझ गया। किसके साथ हैंग आउट करते हो? जी बिल्कुल। मैं फैमिली के साथ हैंग आउट नहीं करता क्योंकि वो स्कूल टीचर्स हैं। ओके। हम सिर्फ एक दूसरे को क्रिसमस प्रेजेंट्स देते हैं। ऑडियंस ये जानना चाहती है कि बिलियनर्स के साथ हैंग आउट कैसे करें। किसी बिलियनर को ये तो नहीं कह सकते कि आप मेरे फ्रेंड बनेंगे। वो जर्नी कैसे शुरू करें अगर जीरो से शुरू करना हो? आपको अपने ब्रेन को फीड करना होगा। ये आपके हार्ट में है कि आप कितने स्ट्रांग हैं। और मुझे सॉकर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मैं वो गेम नहीं खेलता। मैं टेनिस नहीं खेलता, वो मेरा गेम नहीं है। मैंने रग्बी खेला क्योंकि मैं लोगों को हिट कर सकता हूं। मुझे वो गेम पसंद है। कुछ लोगों को रग्बी नहीं, सॉकर खेलना चाहिए। आप बिलियनर होकर भी सॉकर खेल सकते हैं। तो वो गेम चुनो जो आप खेलना चाहते हो। और मेरा गेम है कैपिटलिस्ट,
ये बुक देखिए यहां पर। मैंने ये बुक लिखी है द कैपिटलिस्ट मैनिफेस्टो, क्योंकि हमारे स्कूल्स कम्युनिस्ट हैं, आपका स्कूल और मेरा स्कूल। ये मेरा फ्रेंड है, क्या आपको इस बात का प्रूफ चाहिए? ओके। और जब हम पुअर थे तब भी हम सब साथ में काम करते थे और साथ बातें करते थे, एक दूसरे को सिखाते थे और हमने साथ में बिजनेस शुरू किया। हम पुअर लोगों के साथ हैंग आउट नहीं करते। मैं अपनी फैमिली के साथ हैंग आउट नहीं करता, बट उनसे प्यार करता हूं। मैं बोलता हूं कि हाई आप कैसे हो। जब वो मुझे बोलते हैं कि मुझे नई जॉब मिली तो मैं बोलता हूं अमेजिंग। फिर वो मुझे बोलते हैं मुझे एक और मास्टर्स डिग्री मिली तो मैं बोलता हूं वेरी गुड। और वो मुझे बॉबी कह के बुलाते हैं। बॉबी, आपके पास कितनी कॉलेज डिग्रीज हैं? मैंने बोला 0 है। और कितने पैसे हैं? मैंने बोला 0। सब कुछ दिमाग में है और यहां है, फ्रीडम को चुनो। बिल्कुल। हम फ्री रहते हैं, मैं ये फिर कहूंगा। इंडिया अभी सबसे अच्छी हालत में है। अभी जो लड़ाई चल रही है वो रशिया, चाइना और अमेरिका के बीच है। आपके पास सेल फोन है, आप लोग टेक्नोलॉजी वाइज बहुत स्मार्ट हैं। अगर आप रिच नहीं बन सकते, ये सिर्फ आपकी फॉल्ट है। राइट। अगर आप वापस स्कूल जाके एमबीए करना चाहते हैं और मिस्टर टाटा के लिए काम करना चाहते हैं तो गुड लाइफ, मैं वो नहीं चाहता। बट क्या ये फायदेमंद है? मैं वो नहीं चाहता। आप क्या चाहते हैं? आप क्या करेंगे अगर मिस्टर टाटा आपको साल के 10 मिलियन ऑफर करें तो क्या आप जॉब लेंगे? ऑफ कोर्स आप लेंगे, लेकिन मैं नहीं लूंगा। मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा कि शुरुआत में अगर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं बिना कोई रिस्क उठाए तो क्या इसमें कोई फायदा है? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले मैं एमबीए करूंगा, फिर किसी के लिए 3-4 साल काम करूंगा, वो एक्सपीरियंस लूंगा और फिर अपना कुछ शुरू करूंगा। लेकिन यूजुअली वो शुरू नहीं कर पाते और उसी में फंस कर रह जाते हैं। राइट। क्या लोगों के लिए ये अच्छा रास्ता है या उन्हें बॉदर ही नहीं करना चाहिए? मुझे ये नहीं पता। आप एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो स्कूल नहीं गया। एमबीए करके मिस्टर टाटा के लिए काम करना, घर होना, 3 बच्चे होना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्राइवेट स्कूल जाओ, साल में एक वेकेशन लो, मुझे जेट बेहतर लगेगा। समझने की कोशिश कीजिए। तो बात सिर्फ ये है कि आप क्या चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, क्वेश्चन ये है। बट अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स हमें प्रोग्राम करते हैं स्कूल जाने के लिए, जॉब करने के लिए, हार्ड वर्क के लिए, पैसे बचाने के लिए, टैक्स पे करने के लिए, घर खरीदने और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। ये काफी एक्साइटिंग है। मैं ये सब नहीं करता। मेरा मतलब क्योंकि ज्यादातर लोग एक्चुअली 3 लोगों के लिए काम कर रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट, उनको टैक्सेस पे करके, जैसा आपने बताया। दूसरा, आप बैंक के लिए काम करते हैं क्योंकि आप कार और घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं। राइट। और तीसरा, अपने बॉस के लिए करते हैं क्योंकि आप एक कंपनी में काम करते हैं। तो आप जितनी मेहनत करते हैं बस अपने बॉस को अमीर बना रहे हैं और 3 लोगों के लिए काम कर रहे हैं और वो आपके ज्यादातर पैसे आपसे ले लेते हैं। और आमतौर पे लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है। वो पैसा भी देते हैं। बिल्कुल, वो पैसा भी देते हैं। तो असली प्रॉब्लम ये 3 नहीं बल्कि आप हैं। वो इंसान प्रॉब्लम है। मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। पुअर डैड को ब्लेम नहीं कर सकता, मां को ब्लेम नहीं कर सकता। मेरे भाई को शायद पुअर रहना पसंद है। मेरी बहन नन है और मैं नन के तौर पर अच्छा नहीं लगता। मैं टोयोटास नहीं चलाता, मैं फरारीज चलाता हूं। तो आप क्या चाहते हैं? आप मुझे बताओ कि क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? सुनिए प्लीज, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मुझे तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। वो बहुत इजी है। होमलेस हो जाओ तो आप फ्री हो। तो मैं क्या चाहता हूं, आप ही बताइए। उस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? कि मुझे गोल्ड माइन चाहिए। ओके। तो गोल्ड माइन खरीद लो। क्या आप जानते हैं कैसे? मुझे नहीं पता। तो आप पढ़ाई करो, ढूंढो जिसने खरीदा हो। मैंने 10 साल पढ़ाई किया कि गोल्ड माइंस कैसे खरीदे। मैं वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में ट्रैवल कर रहा था। वो एक शो होता है VRIC, वैंकूवर रिसोर्स इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। और मैं वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा जाता हूं और उनके साथ पढ़ता हूं जिनके पास गोल्ड माइंस है। ओके। फिर मैं गोल्ड माइन ढूंढने गया और मुझे एक मिला। मुझे एक गोल्ड माइन मिला और ये बात है साल 2000 की, जब मुझे डालियान, चाइना में एक गोल्ड माइन मिली। उन्हें नहीं लगता था कि मैं कर सकता हूं। मैंने खरीद लिया। जी, इतना सिंपल भी नहीं है कि मैं बस खरीद लूं, लेकिन लूप होल्स भी होंगे, है ना? क्योंकि मुझे पता है कैपिटल कैसे रेज करना है। मैंने कैपिटल रेज करने के लिए पढ़ाई की। वैंकूवर जाके उनके साथ पढ़ता हूं जो कैपिटल रेज करते हैं। मुझे लगता है आप एम्प्लॉयज के साथ हैंग आउट करते हो। एक्चुअली मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो एम्प्लॉयज हैं, लेकिन मेरे फ्रेंड्स कैपिटलिस्ट हैं। प्लीज समझिए, ये डिफरेंट माइंडसेट है।
जैसे सॉकर प्लेयर रग्बी प्लेयर से डिफरेंट है। ओके, तो दोनों अच्छे लोग हैं। जैसे कि रिलीजन में क्रिश्चियंस होते हैं और प्रोटेस्टेंट्स, और वो एक दूसरे को मार देते हैं। ये कितनी स्टूपिड बात है, राइट? क्योंकि वो दोनों क्रिश्चियंस ही हैं। राइट। आप क्या चाहते हैं? और मैं अभी कह रहा हूं कि इंडिया सबसे ज्यादा ग्रेट पोजीशन में है। अभी रशिया और चाइना वर्सेस अमेरिका चल रहा है, राइट? और ठीक बीच में इंडिया खड़ा है, ब्रिक्स। तो अगर मैं इसको समराइज करूं कि आज की दुनिया में एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए वो कुछ बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? नंबर 1 है कि ऑफ कोर्स ज्यादा फाइनेंशियली लिटरेट होकर अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करना। नंबर 2, अपने पास ऐसे लोगों को रखना जो आपसे बेहतर और ज्यादा अमीर हों और जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, समझ गया। तीसरा, एक स्ट्रांग माइंडसेट होना कि आपको पता हो आप क्या चाहते हैं और आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है। क्या इसके अलावा कुछ और भी है? फेल होने के लिए तैयार रहना। जी बिल्कुल जरूरी है। लोग स्कूल जाते हैं और सीखते हैं कि फेल नहीं होना है। ये कितना स्टूपिड है, क्योंकि एक बच्चा चलना कैसे सीखता है? गिर के। वो गिर जाए और उसे पनिश करो। तो ये सच में स्टूपिड स्कूल है स्टूपिड लोगों के लिए। पढ़ना लिखना और मैथ करना सही है, आपको वो सीखना होगा। आप लॉयर बन सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं स्कूल में रह के। उसके बाद होम स्कूलिंग आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पर क्या वो टीचर्स या पेरेंट्स बिलियनर्स हैं? वो भी एक बात है। मैं ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करता हूं जो रिच हों। मेरे रिच डैड रिच थे और मेरे पुअर डैड पुअर थे। मैं गया और मैंने रिच डैड को ढूंढा। मैं अपने टीचर्स चुनता हूं। तो क्या आप लोग सच में सोचते हो कि ये इजी है? जो मैं करता हूं, क्या वो इजी है? नहीं। क्या आपको लगता है डॉक्टर बनना इजी है? नहीं, इजी तो नहीं है। आपको लगता है मिस्टर टाटा बनना इजी है? नहीं, वो स्मार्ट और टफ है। आप अपने फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बहुत बात करते हैं और वो एक ऐसे इंसान हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया में मिक्स्ड ओपिनियंस रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के तौर पर उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट करेंगे? अब तक की बेस्ट। उनकी बातों को नहीं, उनके काम को देखिए। ओके। और फिर बाइडेन ने सबसे पहला काम कीस्टोन एक्सेल पाइपलाइन को बंद करना किया। पहला इनिशियल जनवरी 2020 में उन्होंने पाइपलाइन बंद की। उन्होंने कनाडा से अमेरिका आने वाला ऑयल फ्लो बंद कर दिया। और जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब मैं $30 का एक बैरल ऑयल बेच रहा था। मेरा ऑयल ओक्लाहोमा, टेक्सास और नॉर्थ डकोटा से आता था। आप ऐसे क्यों करते हैं? इसका मतलब मैं बस अग्री कर रहा हूं। तो मेरा ऑयल अमेरिका से आ रहा था। तो जब बाइडेन ने कनाडा से अमेरिका की पाइपलाइन को बंद कर दिया, ऑयल का प्राइस $30 अ बैरल से $130 अ बैरल हो गया। मैंने काफी पैसे कमाए। तो अनफॉर्चुनेटली बाइडेन ने स्क्रू अप कर दिया। उसने अमेरिका के पुअर मिडिल क्लास को और पुअर बना दिया। अमेरिकन अपनी कार में गैस डलवाना और फूड अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑयल से ही सब कुछ चलता है। टाटा के पास ऑयल है और ये मुझे पता है। आपने तो काफी पैसे कमा लिए बट आप खुश नहीं है। मैं हूं। तो जब बाइडेन ने मेरी पाइपलाइन कट की, मेरा मतलब कनाडा की पाइपलाइन, तो मैं और अमीर हो गया। क्या आपने इंडिया में बिजनेस डील्स की हैं? नहीं। कोई प्लान? यहां बहुत मुश्किल है। और वो क्यों? मैं यहां सिखाने आता हूं और इंडियंस बहुत स्मार्ट हैं। ब्रिक्स अभी ऑनलाइन है। लोग सीखने के लिए रेडी हैं। असली प्रॉब्लम स्कूल है। सिर्फ इंडिया में नहीं, अमेरिकन स्कूल में भी यही प्रॉब्लम है। अमेरिका में गरीबी है और हमारे यहां पूरे अमेरिका में स्लम्स फैल रहे हैं। क्या स्कूल टीचर्स इस बारे में सोचते हैं? मुझे तो नहीं लगता। और मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये अगला आने वाला है। पेंशन्स बैंकरप्ट हो चुकी हैं। मेरी जनरेशन मतलब बूमर जनरेशन, हमने अपना सारा पैसा वॉल स्ट्रीट में लगाया और वॉल स्ट्रीट ने निकाल लिया। वो अब खाली है। तो अब आप यूएस का सबसे बड़ा क्रैश देखने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि यूएस के बूमर्स के पास अब पैसे नहीं बचे क्योंकि पेंशन नहीं है। और अब उससे भी ज्यादा ये कि वो उसे फेक मनी से इन्फ्लेट करते रहे। तो उन्होंने पैसा प्रिंट किया जिससे स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट और रियल एस्टेट ऊपर गया। अब सब नीचे आ रहा है। तो आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी ओन नहीं करते हैं? जीरो? मैं अपने स्टॉक्स ओन करता हूं। ओके। मैं कंपनी ओन करता हूं। ऑफ कोर्स। मैं कंट्रोल करता हूं। मुझे वॉल स्ट्रीट पे ट्रस्ट नहीं है। मुझे अपने बैंकर पे ट्रस्ट नहीं है। राइट। ये एक डिफरेंट दुनिया है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ESBI।
आप सब लोग एस यूज करते हैं और मैं बी और आई हूं। बीआई के बारे में जानना है तो बुक से शुरू करें। आपके शायद 20 रुपए लगेंगे। तो मैं बिजनेस ओनर बनना चाहता हूं, मैं मिस्टर टाटा जैसे। तो शुरू करिए। तो अभी मुझे यहां से निकलना है और सिंगापुर जाना है। मैं जिम रॉजर्स के साथ हैंग आउट करता हूं। यहां से आप सिंगापुर जा रहे हैं? जिम रॉजर्स सोरोस के पार्टनर थे। वो मेरे फ्रेंड्स हैं। आपके फ्रेंड्स कौन हैं? लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर सकता था जब तक कि मैं उनके जैसा नहीं था। मैं सॉकर प्लेयर से बात नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सॉकर नहीं खेला। लेकिन रग्बी प्लेयर से बात कर सकता हूं क्योंकि मैं रग्बी खेलता हूं। इंटरेस्टिंग। तो बिजनेस की दुनिया में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। और भी हैं, और पहले से कहीं ज्यादा। जी। तो कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं जो आप अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट बिग थिंग बन सकते हैं? मैं एजुकेशन में हूं। एजुकेशन। मैं एजुकेशन के साथ एक बिजनेस शुरू कर रहा हूं। इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं बता सकता। ओके। मैंने बिजनेस शुरू किया जब से मैं छोटा बच्चा था। मैंने कहानी सुनाई थी जब मैं बच्चा था। मैं वहां ये सब देख रहा था। तो ये क्या है? और मैं स्कूल जाता हूं और देखता हूं कि सारे व्हाइट बच्चे रिच हैं राइट। और एशियन बच्चे पुअर हैं। मैं चौंक गया। मुझे पता लगाना होगा क्यों। मैंने अपने दिमाग से सोचा। तो आज मैं सिल्वर माइंस ओन करता हूं और अब मैं गोल्ड माइंस भी ओन करता हूं और मैं ओन करता हूं बिटकॉइन बिटकॉइन। और रियल एस्टेट भी। जी, मैं रियल एस्टेट और बिजनेसेस भी ओन करता हूं। मैं कैपिटलिस्ट हूं। ये मेरे फ्रेंड हैं। आपके फ्रेंड्स कौन हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही या आप गलत हैं। मैं कह रहा हूं मुझे यही चाहिए था। ओके। मुझे रिच बच्चों के साथ हैंग आउट करना था। तो मुझे रिच बनना पड़ा। या मैं गुस्सा हो सकता था। लेकिन रिच लोगों के साथ हैंग आउट किए बिना रिच कैसे बन सकते हैं, क्योंकि शुरू में हर किसी को रिच सर्कल में एंट्री नहीं मिलती। मैं पढ़ाई करता हूं। पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप सुनो जो मैं कह रहा हूं। मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करता हूं लेकिन स्कूल नहीं जाता। आप किस चीज के लिए स्कूल जाते हैं? डिग्री के लिए। जॉब के लिए। पुअर आदमी। स्कूल जाओ और बन जाओ डॉक्टर। टैक्सेस दो। मुझे लगता है ये हमारी ऑडियंस के लिए बहुत एनलाइटनिंग था। मुझे सबसे पहले सीखना पड़ा। एक एंटरप्रेन्योर की नंबर 1 स्किल है कि बेचना कैसे है। तो जब मैं पायलट था, मैंने यूएस मरीन कोर्स के लिए वियतनाम में उड़ान भरी और मैं 3 बार शॉट डाउन हुआ था। तो मेरे पास गट्स है। उन्होंने मेरे फ्रेंड्स को मार डाला। लेकिन मैं वापस आया और मेरे रिच डैड ने कहा तुम्हें बेचना सीखना होगा। मैंने सीख लिया। दूसरी चीज मुझे सीखनी थी कि कम पे करके रियल एस्टेट कैसे खरीदें। तो मैंने रियल एस्टेट कोर्सेज किए जब मैं लगभग 26 या 27 साल का था। इसलिए मैंने बहुत सारे रियल एस्टेट कोर्सेज किए हैं ताकि सीखूं कि सस्ते में रियल एस्टेट कैसे लें। तो आज इस ट्रिप पर एक पीआई के साथ जो रॉबर्ट एलन है। रॉबर्ट एलन इस टूर पे एक टीचर है और मैंने उनका कोर्स किया। कई अच्छे टीचर्स हैं। ना समझ टीचर्स के साथ हैंग आउट करके आप भी ना समझ बन जाएंगे। मेरे कोई भी फ्रेंड्स मास्टर्स डिग्रीज वाले नहीं हैं। वो स्टूपिड बात है। मैं उनके साथ हैंग आउट करता हूं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिच हैं। तो रॉबर्ट एलन लोगों को सिखा रहे थे कि कैसे रियल एस्टेट 0 डाउन पेमेंट पे खरीदें। मैंने उनका कोर्स किया। ओके। अब मैं भी वैसे ही खरीदता हूं। इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल है, आपको बस उसे ढूंढना है। लेकिन सिर्फ अगर आप चाहते हैं तब। तो मैं फिर कहूंगा मैं सिंगापुर जाता हूं। जिम रॉजर्स के साथ लंच करने वाला हूं। वो मेरे गुरु जैसे हैं, मेरे टीचर। उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को, और मैं ऐसे इंसान के साथ हैंग आउट करना चाहता हूं। वो 27 साल के थे सिर्फ 27? जब उन्होंने और सोरोस ने ये किया था। तो ये काम हम लीगली, एथिकली और मॉरली करते हैं। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं जेल में किसी का बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता। इस वजह से मेरे पास बेस्ट अटर्नीज और बेस्ट अकाउंटेंट्स हैं। एक गेम है जो हम खेलते हैं। मैं गोल्फ नहीं खेलता क्योंकि गोल्फ खेलने के लिए आपको अकेले रहना पड़ता है। मैं टीम स्पोर्ट्स खेलता हूं। तो मैं रग्बी खेलता हूं, रग्बी प्लेयर्स के साथ खेलता हूं। बिजनेस की दुनिया के। ये टीचर्स के माइंडसेट से बिल्कुल ही ऑपोजिट माइंडसेट है।
टीचर्स अकेले ही सबसे स्मार्ट इंसान बनना चाहते हैं। मैं सबसे स्मार्ट नहीं बनना चाहता, लेकिन मेरे आसपास स्मार्ट लोग हों, ऑनेस्ट लोग हों। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनो और पढ़ाई करो, और स्मार्ट लोगों को सुनो। ओके, तो बस यही मैं इस टॉपिक को क्लोज करूंगा। तो आज की लड़ाई रशिया और चाइना वर्सेस अमेरिका है, और बीच में इंडिया है। दुनिया अब इस तरह से टूट रही है, वॉर होने वाली है। वैसे ये एंड करने के लिए बहुत ग्रिम नोट है। जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो हमेशा वॉर होती है। मैंने यूएस मरीन कॉर्प्स के लिए वियतनाम में 2 बार उड़ान भरी, मतलब 2 साल। मुझे पता है वॉर क्या है, मैं उसके लिए स्कूल गया था। वॉर तो होगी, तो इसकी तैयारी कैसे करें? गोल्ड, सिल्वर और बिजनेसेस के साथ। डॉलर्स नहीं चाहिए। वो वॉर के लिए पे करने के लिए और पैसे प्रिंट कर लेंगे। यूक्रेन में वॉर अभी इसी बारे में है। वॉर के लिए तैयार है। ट्रेडिशनल मीडिया कभी भी ऐसी बातें नहीं करती है, क्योंकि वो कह नहीं सकते, और कहना भी नहीं चाहिए। ओके। मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करता हूं, कॉन्स्टेंटली देखता हूं। मतलब ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन है? जी हां, और वही है ESBI। आई मतलब इनसाइडर। चाइना अभी सीरियस फाइनेंशियल ट्रबल में है और उन्हें वॉर में जाना होगा, तो वो शायद ताइवान को हिट करेंगे। मैं यही पहली बार सुन रहा हूं। लेकिन पहले ही ये हो चुका है कि ताइवान जो है वो ताइवान से बाहर निकल गया है। और जो सिलिकॉन चिप्स हैं वो आपकी दुनिया है, तो मुझे नहीं पता चिप्स क्या है। राइट। ताइवान TSC, ताइवान सेमीकंडक्टर, एरिजोना में मूव हो गया, जहां मैं रहता हूं। और इसी वजह से सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया भी मूव हो गया सिलिकॉन डेजर्ट एरिजोना में। मैं 25 साल पहले एरिजोना में मूव हो गया था, क्योंकि मुझे ताइवान सेमीकंडक्टर चिप्स के पास रहना था, क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस के साथ ऊपर आता है। तो मैं इस वॉर के शुरू होने का काफी टाइम से वेट कर रहा हूं। इंटरेस्टिंग। लेकिन जब इकोनॉमी बुरी हो जाती है तो युआन और डॉलर दोनों परेशानी में है, तभी वॉर होती है। वो पैसा प्रिंट करेंगे डिस्ट्रैक्शन करने के लिए, वो भी इसलिए ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो वो एक वॉर क्रिएट करते हैं और लोग भूल जाते हैं। ये हिस्ट्री में होता आया है। यूएस मरीन कॉर्प्स पायलट। जी, मैंने सुना है कि आपने सर्व करने के लिए मेडल भी जीता है, राइट? मैं मिलिट्री स्कूल गया था। जी, आप काफी टाइम से हो। ऑल राइट गाइस, तो अब इसी नोट पर मुझे बस ये कहने दो कि ब्राजील, रशिया और इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इंडिया मतलब आप लोग बिल्कुल बीच में हैं। आप एक ग्रेट कंट्री हैं, रिच कंट्री हैं, और आप लोग स्मार्ट हैं। आपने हाल ही में एक आदमी को स्पेस में भी पहुंचाया है। सबसे ग्रेट चीज जो मुझे लगती है इंडियंस के बारे में वो ये है कि वो जेंटल हैं, लेकिन स्ट्रांग भी हैं। मैंने आप लोगों को हर समय ऐसा करते देखा है, लेकिन ऐसा करते कभी नहीं देखा। लेकिन इसे कैपिटलिज्म की तरफ मोड़ना होगा। यह सेशन बहुत एनलाइटनिंग था, और थैंक यू सो मच कि आप मेरे पॉडकास्ट में आए। मैं तो इसे कई बार देखूंगा। थैंक्स इसे अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए, एंड इसे एंड तक देखने के लिए थैंक यू गाइस। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे साथ और भी ऐसे गेस्ट जुड़ सकें जो इतने ही एनलाइटनिंग हो। थैंक यू।